हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार दुबे, कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान से। स्टूडेंट्स, आज हमारे चर्चा का विषय नीति आयोग एवं योजना आयोग के बीच के डिफरेंसेस के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे कि भारतवर्ष में योजना आयोग की स्थापना क्यों की गई थी, उसके क्या उद्देश्य थे, उसका संरचना क्या थी और क्यों उसे परिवर्तित करके भारतवर्ष में फिर से नीति आयोग की स्थापना किया गया। तो कंपैरेटिव स्टडी हमारा अध्ययन है आज नीति आयोग और योजना आयोग के बारे में। छात्रों, योजना आयोग के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो ये सबसे पहले आवश्यक है कि हम योजना आयोग के इतिहास के बारे में कुछ जान जाएं कि योजना आयोग की स्थापना कैसे की गई थी, उसके पीछे कारण क्या थे। तो इसकी स्थापना के बारे में जो अभी तक लिखित प्रमाण मिलता है वो सोवियत संघ में इसी फॉर्मेट में एक योजनाएं चल रही थी जिसके आधार पर योजना आयोग का गठन किया गया था। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। उस समय की कंडीशन ये थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतवर्ष में बहुत सारी ऐसी कंडीशन उपलब्ध थी जिसके लिए एक नियोजन समिति की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। उस कंडीशन में कुछ प्रकाश अगर हम डालने की बातें करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई थी, खाद्यान्न का अभाव था, हमारे पास आर्थिक नियोजन की समस्याएं थी, देश कई सारी जटिलताओं से गुजर रहा था। उसके लिए हमारे पास कोई नियोजन समिति थी नहीं, कोई ऐसा एक कार्य प्रणाली हमारे पास नहीं थी जिस कार्य प्रणाली के आधार पर हम देश के आगे के नियोजन के लिए और उस समय के व्याप्त चुनौतियों को रिजॉल्व करने के लिए हम एक समिति का गठन कर सके, हम एक कार्य योजना का निर्धारण कर सके। तो ये तमाम समस्याओं को दृष्टिगत देख करते हुए भारतवर्ष में जो अंग्रेजों के राज्यकाल में 1930 में एक योजना बनाई गई थी, उसी योजना के आधार पर और सोवियत संघ के कार्यानुभव के आधार पर एक औपनिवेशिक सरकार का एक औपनिवेशिक कार्य योजना बोर्ड का गठन किया गया, जो 1944 में प्लानिंग कमेटी नाम से एक गठन किया गया था। उसी को रिफॉर्म करके किया गया था। तो 1944 और 46 में उस योजना का कुछ कार्य लिया गया और रूस सोवियत संघ के योजना का आधार बनाया गया और इन तमाम चीज़ों के आधार पर एक कमेटी का गठन किया गया जिस कमेटी का नाम रखा गया योजना आयोग, प्लानिंग समिति, और बाद में इसी को योजना आयोग के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद योजना बनाने का ये जो कमेटी थी, इसके पास औपचारिक मॉडल बनाने का अधिकार था। यह सीधे तौर पर एक योजना बनाती थी जो 5 साल के लिए लक्षित किया जाता था और उसकी रिपोर्टिंग वो सीधे प्रधानमंत्री को करता था। उस समय उस कमेटी की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। तो इस कमेटी ने जो डिसीजन लेती थी वो एक संवैधानिक अवस्था पर नहीं होती थी। उसके लिए आप कह सकते हैं एक सलाहकारी संस्था के रूप में ही वो कार्य करती थी और सलाहकारी संस्था के रूप में वह एक मॉडल को निर्धारित करती थी जिस मॉडल को योजना आयोग का मॉडल या 5 ईयर प्लान्स के रूप में अडॉप्ट किया जाता था और इसी से भारतवर्ष में नियोजन के कार्य की शुरुआत होती है। छात्रों, योजना आयोग के संगठन के बारे में मैं आपको एक टेबल के द्वारा समझा रहा हूँ। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता था, उसके नीचे उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती थी जिसे प्रधानमंत्री करता था। विशेषता जरूरी होता था कि वह एक अर्थशास्त्री हो। इसके बाद केंद्रीय सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों के मंत्रालयों से कुछ सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी। ये इनका तीन समिति थी, ये तीन इनके ऊपर के अधिकारी थे। इसके नीचे कई विभागों की स्थापना की जाती थी। विभागों को 2 भागों में मूलतः बांटा गया था, एक विशेष विभाग था और दूसरा विषय विभाग था। इस विभागों में और क्या क्या आते हैं इनकी चर्चा अभी मैं अलग से टेबल से आपसे करता हूँ। विशेष विभागों की संख्या 12 थी और विषय विभागों की संख्या 16 थी। इसके नीचे 4 केंद्रीय समितियां थी जो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त की जाती थी, निर्धारित की जाती थी और इन समस्त समितियों के बाद एक कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन कार्य करता था जिसका कार्य योजनाओं का समय समय पर इवैल्यूएशन करना और इवैल्यूएशन के आधार पर सरकार को सूचनाएं संप्रेषित करना। और अंतिम इकाई जो इसकी थी छात्रों, वो प्रशासन विभाग था जो इसके मॉनिटरिंग का कार्य करता था। ये इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था जिसके बारे में मैंने चर्चा की। अब समितियों में कौन कौन सी समितियाँ शामिल हैं उनकी चर्चा मैं अलग से आपके साथ कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, विशेष विभाग के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया था। तो विशेष विभाग 12 थे जिसमें सांख्यिकी एवं सर्वेक्षण विभाग था जो योजना से जुड़े हुए सांख्यिकी आंकड़ों को सर्वेक्षित करता था, को का कलेक्शन करता था।
आर्थिक विभाग था जो उस आंकड़ों का आर्थिक मूल्यांकन करता था। तो उस आंकड़ों से आर्थिक आधार पर क्या नीतियाँ बनाई जा सकती हैं, नीतियों को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाए, इसकी चर्चा जो है आर्थिक विभाग करता था। श्रम, रोजगार एवं जनशक्ति विभाग यह उस समय देश में व्याप्त श्रम शक्ति को, रोजगार की चुनौतियों को, समस्याओं को एवं मैन पावर्स के बारे में मूल्यांकन करता था कि देश में मैन पावर्स क्या है, श्रम योग्य आय क्या है, श्रम योग्य जनसंख्या क्या है और रोजगार के अवसरों की उपलब्धता क्या क्या हो सकती है, चुनौतियों का अवसर क्या है, इससे जुड़े हुए अध्ययन करने का कार्य करता था। भावी योजना विभाग ऊपर तीनों विभागों से प्राप्त आंकड़ों के बारे में यह विभाग योजनाओं की रणनीति तैयार करने का कार्य करता था। परियोजना मूल्यांकन एवं प्रबंधन विभाग का कार्य जो रणनीति बनाई जाती थी उसका इवैल्यूएशन करना कि क्या वह इफेक्टिवली योजनाएं संचालित की जा सकती हैं, उसके प्रबंधन की बाधाएं क्या हैं, प्रबंधन से जुड़ा हुआ रीति क्या होगी, प्रबंधन से जुड़ा हुआ रणनीति क्या होगी, इसके बारे में प्रबंधन विभाग चर्चा करता था। राज्य योजना विभाग ऊपर के पांचों विभागों के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर राज्य स्तरीय अध्ययन करने का कार्य करता था कि राज्य में उस योजनाओं को किस तरीके से संचालित किया जाए। योजना समन्वय विभाग जब राज्य के लिए रणनीति बन जाती थी तो उसको योजना के साथ राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करना, राज्यों के आधार पर उसका रणनीति तैयार करना, यह कार्य हमारा योजना समन्वय विभाग करता था। केंद्रीय वित्त विभाग इन समस्त योजनाओं का जो निर्धारण किया गया था उसके लिए फिनांस की आवश्यकता क्या होती थी, वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता क्या है, इसके बारे में निर्धारण करने का कार्य केंद्रीय वित्त विभाग करता था। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विभाग, चूंकि भारत एक विकासशील देश है और इसकी योजनाओं में सदैव व्यय की बहुतायता पाई जाती है, तो इसके नाते और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली चुनौतियों के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय सहायताओं के बारे में मूल्यांकन का कार्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विभाग करता था। सामाजिक आर्थिक अनुसंधान विभाग, चूंकि योजना आयोग छात्रों पहले से भी कहा गया है कि योजना आयोग का कार्य भारतवर्ष में व्याप्त समाजार्थिक अध्ययन करना और उस पर रणनीति बनाना, तो समाजार्थिक अनुसंधान करना, समाजार्थिक अध्ययन करने का कार्य यह विभाग करता था। बहुस्तरीय नियोजन विभाग, इसका कार्य मल्टी स्टेज पर, डिफरेंट स्टेजेस पर योजनाओं का स्वरूप क्या होगा उसके बारे में नीतियों का निर्धारण करना, उसके बारे में योजनाओं के बारे में सूचनाएं प्रसारित करना, सूचनाओं का संकलन करना या उससे जुड़ी हुई कार्य रूपरेखा को तैयार करने का कार्य करता था। इसके अलावा विकास नीति विभाग था जो देश के डेवलपमेंट के इश्यूज के बारे में चर्चा करता था। डेवलपमेंट का पैरामीटर्स क्या होगा, उस पैरामीटर्स के आधार पर जो रणनीति तय होती थी उसके बारे में मूल्यांकन करने का कार्य ये विभाग करता था। तो ये 12 विभाग थे जिसे मैंने विशेष विभाग के रूप में एक्सप्लेन किया है। ये 12 विभाग इस रूप में कार्य करते थे, योजना आयोग के जो इकाई के रूप में संकलित किए गए थे। स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने चर्चा किया विशेष विभाग के बारे में। अब हम चर्चा कर रहे हैं विषय विभाग के बारे में, जिन जिन विषयों पर योजना आयोग कार्य करता था, जिन जिन विषयों पर योजना आयोग की रणनीति बनाने का कार्य होता था। विषय विभाग में पहला इकाई है छात्रों कृषि विभाग की। कृषि विभाग मतलब इस योजना आयोग के द्वारा कृषि से संदर्भित योजनाओं के बनाने का कार्य होता था। दूसरा है ग्रामीण एवं लघु उद्योग विभाग। ग्रामीण एवं लघु उद्योग से जुड़े हुए योजनाओं की रणनीति बनाने का कार्य यह विभाग करता था। जल संसाधनों का मूल्यांकन करना एवं उससे जुड़ी योजनाओं के बनाने का कार्य ये विभाग करता था। उद्योग एवं खनिज विभाग, देश के अंतर्गत उपलब्ध खनिज संसाधनों का मूल्यांकन, उद्योगों का मूल्यांकन ये भी इस विभाग के द्वारा किया जाता था। परिवहन संरचनाओं के बारे में विभाग अध्ययन का कार्य परिवहन विभाग करता था, जो इससे जुड़ी रणनीति बनाता था और उससे जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में चर्चा करता था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य संबंधित, परिवार जनसंख्या नियोजन संबंधित कार्यक्रमों को मूल्यांकन करता था। समाज कल्याण एवं महिला कार्यक्रम विभाग कल्याण के बारे में, जो पिछड़ा वर्ग है इनके कल्याण के बारे में और समाज के कल्याणवादी योजनाओं के बारे में और स्पेशली महिलाओं के से जुड़े हुए कार्यक्रम के निर्धारण के बारे में चर्चा करता था। शिक्षा विभाग शिक्षा संबंधित सूचनाओं के बारे में कार्य करता था। शक्ति एवं ऊर्जा विभाग शक्ति एवं ऊर्जा एनर्जी से संदर्भित था, जो हाइड्रो एनर्जी, पावर एनर्जी, वाटर एनर्जी, एयर एनर्जी, इस प्रकार की ऊर्जाओं के बारे में बात करता था। इसमें ग्रामीण ऊर्जा भी सम्मिलित, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का संधान होता था वो भी इसमें सम्मिलित था। आवासीय एवं शहरी विभाग आवासीय सुविधाओं के बारे में देश में व्याप्त, उसमें चूंकि माना जाता है कि भारतवर्ष में आवासीय सुविधाओं की अपर्याप्तता है, तो इससे जुड़े हुए आंकड़े, इससे जुड़े हुए योजनाओं, इससे जुड़े हुए कार्यक्रमों के निर्धारण करने का कार्य विभाग करता था। विज्ञान और शिल्प विभाग विज्ञान से और शिल्प कला से जुड़े हुए अनुसंधान के बारे में चर्चा करता था। पिछड़ी जाति एवं जनजाति विभाग स्पेशली पिछड़ी SC ST माइनॉरिटीज़ के बारे में योजनाओं के बनाने का कार्य करता था। संचार एवं सूचना विभाग
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कार्य करता था। ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करता था। वातावरण एवं वन विभाग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में, इन्वायरमेंटल योजनाओं के बारे में कार्य करता था। और अंतिम छात्रों पश्चिमी घाट सचिवालय, इन सारी विभागों के द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती थी उसका एक समेकित अध्ययन पश्चिमी घाट विभाग करता था। तो ये 16 विभाग था जो योजनाओं के संदर्भित प्लानिंग कमीशन में कार्यों के बारे में मूल्यांकन करने का कार्य करता था। अभी हम लोग ने चर्चा किया जो विभाग हैं, जिन विभागों की संरचना, जिन विभागों की स्थापना की गई थी योजना आयोग के अंतर्गत, उनके बारे में। अब अगला बिंदु है योजना आयोग के कार्य के बारे में। योजना आयोग मूलतः 8 कार्यों को संपादित करता है। इस 8 कार्यों के लिए योजना आयोग की स्थापना की गई थी। पहला था देश के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों का आकलन करना, चाहे वो मानवीय संसाधन हो, चाहे वो आर्थिक संसाधन हो, चाहे वो सामाजिक संसाधन हो, चाहे वो भौगोलिक संसाधन हो, चाहे वो मिनरल्स हो, जितने भी प्रकार के संसाधन हैं उन संसाधनों का आकलन करना योजना आयोग का प्रमुख कार्य था। दूसरा था इन संसाधनों से प्रभावी उपयोग के लिए 5 वर्ष के लिए एक रणनीति का निर्धारण करना। जिन संसाधनों की उपलब्धता उस समय देश में है उससे जुड़ा हुआ 5 साल में किस प्रकार की आर्थिक विकास की संरचना तैयार की जा सकती है, किस प्रकार को इफेक्टिवली उसको यूज किया जा सकता है, इसके से संबंधित योजना के निर्धारण का जो कार्य है वो योजना आयोग का दूसरा प्रमुख कार्य था। तीसरा था प्राथमिकताओं का निर्धारण करना और योजनाओं के लिए संसाधनों का आवंटन करना। प्राथमिकताएं फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए देश के आर्थिक विकास के लिए कौन कौन सी प्राथमिकताएं होंगी, देश किन किन योजनाओं पर प्रमुखतः व्यय करेगा, इसका निर्धारण करना। और उस योजनाओं के निर्धारण में, उस योजनाओं के संचालन में, उस योजनाओं के क्रियान्वयन में किन किन रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी, कितने रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी, किस स्थान पर, किस राज्य में किन संसाधनों का आवंटन किया जाएगा, कितने संसाधनों का आवंटन किया जाएगा, यह निर्माण की योजना बनाना भी योजना आयोग के प्रमुख कार्यों में सम्मिलित था। अगला छात्रों कार्य है इसका योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मशीनरी का निर्माण करना। जो योजनाएं बनाई गई हैं उस योजनाओं के लिए रिसोर्सेज चाहिए, उस योजनाओं के लिए इक्विपमेंट चाहिए, उस योजनाओं के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। उस टेक्नोलॉजियों की उपयोगिता क्या है, उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है या कौन कौन से मशीनरीज की, कौन कौन से टेक्निकल इक्विपमेंट की आवश्यकता है, इसकी संरचना का निर्माण करना, इससे जुड़ा हुआ निर्णय लेने का कार्य करना, ये भी योजना आयोग के कार्यों में सम्मिलित था। अगला कार्य छात्रों योजनाओं की प्रगति का आवधिक मूल्यांकन करना, समय समय पर ईयरली, मिड टर्म्स एंड लास्ट में इवेल्युएटरी मूल्यांकन करने का कार्य भी योजना आयोग का था। जो अपने विभागों के द्वारा, जब मैं विशेष विभाग की चर्चा कर रहा था उसमें एक विभाग बना हुआ था इवैल्यूएशन के लिए, उसके द्वारा इसका मूल्यांकन करने का कार्य भी इस योजना आयोग के द्वारा किया जाता था। अगला इसका कार्य था छात्रों देश के संसाधनों का प्रभावी और संतुलित ढंग से उपयोग करने के लिए योजनाओं का निर्माण करना। जो संसाधन हैं उनको सिर्फ यूज नहीं करना, उनको बेस्टली यूज करना, मोस्ट इफेक्टिवली यूज करना, ये संसाधन का, ये योजना के निर्माण का कार्य था। और इस योजनाओं के अंतर्गत किसी राज्य का तेजी से विकास हो जाए, किसी राज्य का आंशिक विकास हो, इस पर भी रणनीति बनाना कि ताकि समस्त राज्यों का समेकित विकास हो सके, तुलनात्मक दृष्टि से उचित विकास हो सके, इसके बारे में रणनीति के निर्धारण करने का कार्य भी योजना आयोग का था। इसके अलावा आर्थिक विकास में जो आने वाली बाधाएं थी उनको इंट्रोड्यूस करना, उनको पहचानना, उनको रेक्टिफाई करना, उनकी चुनौतियों को रेक्टिफाई करना, ये भी योजना आयोग के कार्यों में से सम्मिलित था। और अंतिम जो कार्य दिए गए थे योजना आयोग के, वो था योजना के प्रत्येक चरण में जो पॉलिसी बनाई गई है उसका इफेक्टिवली संचालन किया जा सके, उसको सफल क्रियान्वयन किया जा सके, और उसके लिए जो आवश्यक मशीनरीज हैं उनकी नियंत्रितता को, उनकी उपयोगिता को, उनकी संरचनाओं को देखते हुए, उस संरचनाओं को देखते हुए रणनीति का निर्धारण करना, इससे जुड़ा हुआ पूरा का पूरा अध्ययन ये योजना आयोग के कार्यों में छात्रों सम्मिलित है। अभी हमने चर्चा किया कि योजना आयोग क्या था और योजना आयोग के कार्य क्या क्या थे जिसको वह अपने योजनाओं में संचालित करता था। करीब करीब योजना आयोग ने 12 पंचवर्षीय योजना को संचालित किया था। नियोजन का 67 ईयर्स का अनुभव योजना आयोग का था। लेकिन जैसे जैसे देश का आर्थिक विकास होने लगा वैसे वैसे देश की संसाधनिक आवश्यकता बढ़ने लगी, नियोजन की आवश्यकताओं में वृद्धि होने लगी, संसाधनों के और अधिक नियोजन करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। कई तमाम ऐसे इशू थे जिसको अब नियोजन में महसूस किया जा रहा था, जबकि योजना आयोग उस कार्य को संपादित करने में सफल नहीं हो पा रहा था।
एक करीब 5 साल पहले से ही इसके परिवर्तन के बारे में चर्चा हो रही थी और 10वीं पंचवर्षीय योजना से ही अर्थशास्त्रियों ने इसके स्वरूप में परिवर्तन के बारे में स्पष्ट किया था कि इसके स्वरूप में अब परिवर्तन किया जाए। कुल मिलाकर के योजना आयोग में वो जो खामियां आ गई थी, जो खामियां तत्कालीन आवश्यकता को देख करके पूरा नहीं कर पा रही थी, उन्हीं खामियों के नाते योजना आयोग को समाप्त किया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग को स्थानांतरित किया गया। अब इस कमियों को 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं, जो 3 मूलतः कमियां हैं जिनके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं कि जिनके नाते योजना आयोग को एबॉलिश किया गया। पहला कमियां क्या थी? राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं था। योजना आयोग केंद्रीय इकाई थी। योजना आयोग में जो नीतियां बनाई जाती थी उसमें केंद्र सरकार योजना के निर्धारण के लिए केंद्रीय इकाइयां केंद्र सरकार जिम्मेदार होती थी। राज्य की इकाइयों का इसमें यथोचित नेतृत्व नहीं होता था। राज्य की इकाइयां इसमें अपने अपने आवश्यकता के आधार पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी, जिसके नाते कई सारे विद्वानों का मानना था कि योजना आयोग के द्वारा बनाई गई योजनाएं कुछ राज्यों में सफल हो रही थी, कुछ राज्यों में सफल नहीं हो रही थी, कुछ राज्यों के लिए ये उपयुक्त थी, कुछ राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं थी। मैं थोड़ी सी एक पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में चर्चा आपके साथ कर लूँ। जिन राज्यों में केंद्र सरकार होती थी, केंद्र की सरकार होती थी, उन राज्यों के लिए तो ये योजना आयोग इफेक्टिवली काम करता था। लेकिन जिन राज्यों में केंद्र के विपरीत, केंद्र के अलावा सरकारें होती थी, उस राज्यों के लिए इस योजना आयोग में बहुत अच्छी इफेक्टिव योजनाओं का संचालन नहीं हो पाता था। दूसरी प्रॉब्लम आप इसी में कह सकते हो कि जो योजनाएं केंद्र सरकार बनाती थी, जो योजना प्लानिंग कमीशन बनाता था, उन राज्यों में जिनमें इनकी सरकार नहीं होती थी, वो राज्य इस योजना को सफलतापूर्ण संचालन नहीं करना चाहते थे। कुछ उनकी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा हो सकती है, कुछ उनकी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो इस नाते एक बाधा आ रही थी कि योजना आयोग जो इस योजना को बना रहा है, उस योजना को लेकर के सही तरीके से आर्थिक विकास में रणनीति नहीं तैयार हो पा रही थी। इस नाते योजना आयोग को सबसे पहला कारण यही था, योजना आयोग को एबॉलिश करके नीति आयोग को बनाने के पीछे, कि राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा था। राज्य जो चाहते थे उसको नहीं वो संचालित करा पा रहे थे। उन्हें केंद्र की योजनाओं को ही अडॉप्ट करना पड़ता था, केंद्र के दिशा निर्देश को ही मानना पड़ता था, और इस नाते वो राज्यों का विकास संभव नहीं हो पा रहा था। दूसरी समस्या ये थी छात्रों, टॉप टू बॉटम अप्रोच था इसका। यहाँ पर योजनाएं ऊपर बनाई जाती थी, जिसको नीचे की इकाई को एक्सेप्ट करना पड़ता है। योजनाएं हमारे उस कमेटियों के द्वारा, जिन भी कमेटियों के बारे में चर्चा आपके साथ हुई, इस कमेटियों के द्वारा संसाधनों का अध्ययन करके योजनाओं का निर्धारण किया जाता था, और बाद में जब योजना आयोग के समितियों के द्वारा 5 साल की योजना रणनीति तैयार कर ली जाती थी, तो ये सारी रणनीतियाँ एक प्रोसेस में बन जाती थी। अब उस प्रोसेस को बॉटम, मतलब सेंटर से स्टेट, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से विलेज लेवल पर उसको अडॉप्ट करना पड़ता था। उस लोकल एरियाज की जो प्रॉब्लम्स है वो ऊपर तक नहीं पहुंची, और ऊपर की योजनाएं जो बन गई उन्हें नीचे तक अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये ठीक उसी प्रकार से था जिससे आप कह सकते हैं कि पेड़ की जड़ों में पानी देने के बजाय पेड़ के तने पर, ऊपर पत्तियों पर पानी दिया जाए। तो ये एक बाधा आ रही थी, जिस नाते इस योजना आयोग के अप्रोचेस को समाप्त करने के बारे में चर्चा हो रही थी, कि बार बार कहा जा रहा था कि ये अप्रोचेस जो है टॉप टू बॉटम नहीं, भारत में निवेश के लिए बॉटम टू टॉप योजना होनी चाहिए। हमारे पास प्रॉब्लम्स नीचे से आने चाहिए और ऊपर की इकाई उसके बारे में निर्णय ले, और उससे जुड़ी योजनाएं भारत के विकास के लिए उपयुक्त होंगी। ऐसा नहीं कि ऊपर से योजनाएं बने और नीचे की इकाई उसको अडॉप्ट कर ले। इसे कई अर्थशास्त्रियों ने आलोचित किया है कि ये एसी रूम की योजनाएं बनाते थे। ये योजना आयोग जिस योजना पर कार्य कर रहा था, वो योजनाएं एसी रूम की योजनाएं थी। एसी हाउसेज में बैठ करके निर्णय ले लिया जाता था कि देश की चुनौतियां ये हैं और संसाधन ये हैं, इनके लिए योजनाएं बनाई जाएंगी, और उसके लिए फिर कार्यान्वयन शुरू हो जाता था, जो वास्तव में इफेक्टिव नहीं था। तो ये दूसरी बाधा थी, ये दूसरी समस्या थी, जिसके नाते योजना आयोग को समाप्त किया गया। तीसरी बाधा थी छात्रों, वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप यह कार्य नहीं कर पा रहा था। योजना आयोग में जो विशेषज्ञ हैं उनको उनका मत था कि जो उनके मत दिए जा रहे हैं, जो उनके विचार लिए जा रहे हैं, वह देश के लिए एक ट्रेडिशनल स्वरूप बन गया है, वह एक ट्रेडिशनल अप्रोच के रूप में दिखाई पड़ रहा है। जबकि वैश्विक स्तर पर तमाम परिवर्तन हो रहे थे, तकनीकी स्तर पर, रणनीति स्तर पर, कूटनीति स्तर पर, उत्पादन के स्तर पर, बाजार के स्तर पर, वस्तुओं सेवाओं के संबंध के स्तर पर, निर्यात के स्तर पर, आयात के स्तर पर, फॉरेन ट्रेड के स्तर पर, ऐसी बहुत सारे परिवर्तन देश में आ चुके थे। वह सारे परिवर्तन योजना आयोग के विषय वस्तु में ही सम्मिलित नहीं थे। तो इस नाते
अब उस विषय वस्तु को एकदम से बदल देना संभव नहीं हो पा रहा था, इसी नाते उस स्वरूप को ही बदलने की बात की गई कि योजना आयोग के स्वरूप को ही बदल करके एक नया स्वरूप बनाया जाए। इसीलिए कहा गया कि योजना आयोग एक कमेटी थी और प्लानिंग कमीशन के एवॉल्यूशमेंट के लिए कारण यही था। बाद में इसे बदल करके परिवर्तित करके जो नीति आयोग बनाया गया, नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में स्थापित किया गया। तो ये कुछ कारण थे जिसे हम लोगों ने चर्चा किया कि योजना आयोग को क्यों हटाया गया, उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना क्यों की गई। छात्रों, अभी हमने चर्चा किया योजना आयोग के बारे में, योजना आयोग को क्यों हटाया गया और क्या क्या प्रक्रिया थी योजना आयोग के स्थापना से लेकर के उसको एबॉलिश करने तक की। इसके बाद अब हम नीति आयोग के बारे में शुरू करते हैं। नीति आयोग जो सामान्यतः है एक सलाहकारी संस्था है, उसी फॉर्मेट में है जिस फॉर्मेट में आपका योजना आयोग कार्य कर रहा था, उसी फॉर्मेट में है। बस जो चुनौतियां थी, जो योजना आयोग नहीं कर पा रहा था, जो योजना आयोग में खामियां थी, उस खामियों को दूर करने के लिए इसके संरचनात्मक परिवर्तन किया गया और इसी नाते इसको अब नाम नीति आयोग के रूप में दे दिया गया। इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बदलते भारत के संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले इसकी घोषणा की थी कि नहीं, अब जो है योजना आयोग को का स्थान नीति आयोग लेगा। कई बार लोगों का प्रश्न बनता है कि योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। योजना आयोग को समाप्त नहीं, योजना आयोग के कार्यों को स्थानांतरित करके अब नीति आयोग में मर्ज कर दिया गया है। आज भी योजना आयोग के ही कार्य को नीति आयोग करता है। तो ऐसा कोई अंतर नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि भारतवर्ष में अब योजना आयोग नहीं है। अब भी भारतवर्ष में कार्य जो योजना आयोग का था, वही कार्य, वही संगठनात्मक स्वरूप जो है नीति आयोग का है। जो अधिकार योजना आयोग को मिले थे, वही अधिकार नीति आयोग को भी मिला। बस उसका कार्य करने का तरीका, कार्य करने की रणनीति जो है वो योजना आयोग से अलग है। बल्कि अपने उद्घोषण में नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी था कि अब योजना आयोग का स्थान नीति आयोग लेगा। नीति आयोग अब योजना आयोग के कार्य को करेगा। तो ऐसा नहीं कि योजना आयोग समाप्त हो गया है, योजना आयोग का सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन है, इसीलिए नाम में भी रखा गया है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत के परिवर्तित भारत के स्वरूप के लिए संस्था के रूप में इसका स्थापना किया गया है। प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को स्थापित कर दिया गया है। नीति आयोग का जो चेयरमैन है वो भी योजना आयोग की तरह भारत का प्रधानमंत्री होगा। उसके नीचे वाइस चेयरमैन होंगे जो पहले भी नियुक्त किए जाते थे। योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया जी थे और योजना आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष हैं, उसको वाइस चेयरमैन कहा गया है, वो अरविंद पनगड़िया जी हैं। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई कि नहीं, अब बदलते भारत के लिए एक थिंक टैंक की स्थापना की जाएगी। ये एग्जैक्ट मैं शब्द वही यूज़ कर रहा हूँ, थिंक टैंक के रूप में स्थापना की जाएगी। तो योजना आयोग जो एक योजना प्रदायी संस्था थी, अब नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। मतलब इसमें विद्वानों का एक लंबा जमावड़ा होगा और उस जमावड़े के द्वारा राज्य स्तर पर, यूनियन टेरिटरी स्तर पर, केंद्र स्तर पर एक रणनीति बनाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसमें एक मोनोपोलिस्टिक अप्रोच नहीं होगा। अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एक आप कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर को डेवलप करेगा, जिसमें राज्य का भी प्रतिनिधित्व होगा, जिसमें केंद्र का भी प्रतिनिधित्व होगा और इसके आधार पर रणनीति का निर्धारण करने का काम ये योजना आयोग करेगा। ये रणनीति इस आयोग के द्वारा किया जाएगा। तो इससे जुड़ा हुआ जो संदर्भ है ये नीति आयोग के इंट्रोडक्शन के बारे में है। अब हम शुरू करते हैं, चर्चा करते हैं नीति आयोग का परिचय, नीति आयोग किस रूप में कार्य करता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। नीति आयोग का गठन विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन एवं रणनीतिक इनपुट प्रदान करने के लिए किया गया है। यह एक थिंक टैंक की तरह कार्य करेगा और नीतिगत मामलों में केंद्र और राज्य को परामर्श प्रदान करेगा। अंतर मंत्रालयी सहयोग और केंद्र राज्य समन्वय सहकारी संघवाद को बेहतर कर यह आयोग नीतियों और धीमी और मंद कार्यान्वयन को समाप्त करेगा और उस पर तीव्र गति से नियोजन के प्रक्रिया को बढ़ाने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री योजना आयोग की तरह इसके पदेन अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया, जबकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अमिताभ कांत जी को इसके लिए नियुक्त किया गया है। ये पहला स्ट्रक्चर हमारा है नीति आयोग का। ये नीति आयोग के संरचनाओं के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। नीति आयोग का संगठन कैसे होगा। छात्रों, अब हम चर्चा करते हैं नीति आयोग के संगठन के बारे में। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होगा, जैसा कि योजना आयोग में भी था।
उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करेगा, जो अर्थशास्त्री होगा। इसके बाद का स्वरूप बदलता है, जो नीति आयोग का योजना आयोग से डिफर है। संचालन सचिव सभी राज्य के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे और केंद्र शासित राज्य जो भी हैं उनके उपराज्यपाल इसके सदस्य होंगे, इस संचालन सचिव में सम्मिलित होंगे। इसके बाद योजना आयोग में जो स्ट्रक्चर नहीं था वो नीति आयोग में एक और शामिल किया गया है। क्षेत्रीय परिषद विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्री और राज्यपालों की बैठक में अध्यक्षता करने के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का निर्माण किया जाएगा, जो जिसमें ये सारे बैठकों को सम्मिलित करने के लिए, सारे बैठकों को आयोजित करने के लिए और उससे जुड़े हुए कार्य रूपरेखा को तैयार करने के लिए निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा अग्रणी अनुसंधान इकाइयाँ जो हैं उनमें से 2 इकाइयों को तदर्थ सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। बारी बारी इनमें परिवर्तन भी होता रहेगा। जैसे इस समय भारत की जो टॉप 2 इंस्टीट्यूशन हैं उनके सदस्यों को शामिल किया गया, उनके प्रतिनिधित्वों को शामिल किया गया, किंतु कुछ समय के पश्चात कार्य रूपरेखा है या कार्य अवधि है उसके पश्चात जो है उसको बदल दिया जाएगा, उसके साथ में दूसरे 2 संस्थानों को सम्मिलित किया जाएगा। ऐसा इस नाते क्योंकि संस्थानों का जो प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हैं उनके वैल्यूबल थॉट भी संस्था को मिल सके, इसीलिए थिंक टैंक के बारे में भी चर्चा बार बार होती है। इसके अलावा 4 पदें सदस्य होंगे इसके लिए, जो अलग अलग मंत्रालयों से होंगे, जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करेगा। इसके अलावा ये ऊपर का स्वरूप है जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्वरूप है, और अब इसको आप कह सकते हैं व्यवहारिक एवं ऑर्गेनाइजिंग स्वरूप देने के लिए इसमें सीईओ की नियुक्ति की जाएगी, जिसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहा जाता है। भारत सरकार के सचिव स्तर का व्यक्ति सीईओ होगा, जिसका एक निश्चित कार्यकाल है, इस निश्चित कार्यकाल के लिए इसमें नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर देश की तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए, देश के विकास की परिस्थितियों को देखते हुए विशेष आमंत्रित सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। वह देश से भी हो सकते हैं, वह देश के बाहर से भी हो सकते हैं। तो ये एक संरचना थी जिसके द्वारा नीति आयोग का गठन किया जा रहा है, जो नीति आयोग का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, जो नीति आयोग का मेंबर्स स्ट्रक्चर है। यह योजना आयोग से डिफर इस नाते है क्योंकि योजना आयोग एक ट्रेडिशनल अप्रोच से काम कर रहा था, और इस समिति में क्रमशः हम देख रहे हैं कि इस समिति में जो भी सदस्य हैं, जो भी सदस्यों को नियुक्ति की गई है, वो राज्य का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, संस्थाओं का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके अलावा देश के अन्य ऐसी संस्थाओं के से जुड़े हुए व्यक्तियों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है, जो अपने वैल्यूबल थॉट से देश की तत्कालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तत्कालीन चुनौतियों को पूरा करने के लिए अपने विचार को दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, नीति आयोग के कार्य समिति के अध्ययन के बाद अब हम चर्चा करते हैं कि नीति आयोग किस रूप में कार्य करता है। नीति आयोग 2 हब के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग की संरचनाओं को, कार्य प्रणाली को स्थापित करने के लिए 2 हब बनाए गए हैं। पहला हब कहलाता है टीम इंडिया हब, और दूसरा हब कहलाता है ज्ञान एवं नवावेश हब कहते हैं, जिसे नॉलेज एंड इनोवेशंस कमेटी हम लोग कहते हैं। जो टीम इंडिया का जो हब है वह राज्य और केंद्र के बीच में एक इंटरफेस, एक लिंक के रूप में कार्य करता है, जो राज्य और केंद्र के बीच में योजनागत चुनौतियों को अडॉप्ट करता है, उनके विचारों को अडॉप्ट करता है और उस पर रणनीति बनाने का कार्य करता है। दूसरा ज्ञान एवं नवावेश, या जिसको हम लोग नॉलेज एंड इनोवेशन हब कहते हैं, यह नीति आयोग के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। जो हमारे विशिष्ट सदस्य हैं, जो हमारे तकनीकी सदस्य हैं, उन सदस्यों से रणनीति निर्धारण करना और देश की चुनौतियों को आधार बना करके किस रूप में कार्य रूपरेखा तय की जाए, इसके बारे में यह कमेटी कार्य करने का कार्य करती है। अब ये दोनों कमेटी जो रणनीति बनाती है, उस रणनीति को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। आप कह सकते हैं कि इस रणनीति के 3 आयाम हैं, 3 रूप हैं। पहला, ये 3 वर्षीय कार्य एजेंडे के रूप में कार्य करता है। 1-1 वर्ष के लक्ष्य रखे जाते हैं, जिनको 3 वर्ष के बीच में कोऑपरेट की कराया जाता है, और उसके रूप में ये समिति कार्य करने का कार्य करती है। ऐसे 7 वर्ष की दूसरा रणनीति बनाई जाती है, जिसको हम लोग मध्यावधि मूल्यांकन कहते हैं, मिड टर्म्स इवैल्यूएशन कमेटी भी कहते हैं, जो 3 वर्ष की रणनीति है। 2-3 वर्षीय रणनीति को मिला करके एक कार्य रूपरेखा तैयार की जाती है, और उसके बाद उसका मध्यावधि मूल्यांकन किया जाता है, और फिर उसके बाद ऐसे लक्ष्य करके फिर एक तीसरी रणनीति तैयार होती है, जिसे 15 वर्षीय लक्ष्य कहा जाता है। अब पूरी विचारधारा को मैं आपसे बताऊं, योजना आयोग केवल 5 साल की रणनीति तैयार करता था, जबकि नीति आयोग का जो मुख्य लक्ष्य है वो 15 वर्षीय है।
15 वर्ष एक लंबी लंबी अवधि है, जिस अवधि में कार्य करना, जिस अवधि के लिए रणनीति का निर्धारण करना सहज नहीं होता है। कई सारी रणनीति छूट जाती है, तो उस रणनीति को आधार बना करके देश के नियोजन में उसका उसका वर्तमान में आने वाली चुनौतियों को भी सम्मिलित किया जाए। इसी नाते इसको इसने 3 भागों में विभाजित किया है। 3 वर्षीय एजेंडे का मतलब है कि हर वर्ष के आधार पर रणनीति का निर्धारण किया जाएगा, लेकिन उसकी प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे उस 15 वर्ष लक्ष्य को ही अडॉप्ट करने के लिए होगा। और उस 3 वर्षीय रणनीति को 7 वर्षों में मिड टर्म्स इवैल्यूएशन के लिए रखा जाएगा। अगर उस रणनीति का 7 ईयर्स में पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला, पॉजिटिव सॉल्यूशंस मिला, पॉजिटिव साइन मिला, तो उसे आगे की रणनीति में शामिल किया जाएगा। अर्थात मध्यावधि मूल्यांकन के बाद उस रणनीति को हटा करके उसके ऊपर नई रणनीति बनाने के बारे में चर्चा किया जाएगा। 15 सालों में एक इकाई पर जिसे रणनीति के तहत शामिल किया गया है, जैसे मैं मान लूँ विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना, जैसे मैं मान लूँ आधारभूत संरचना को बढ़ावा देना, जैसे मैं मान लूँ सुरक्षा को बढ़ावा देना, जैसे मैं मान लूँ संसाधनों के दोहन के बारे में, प्राकृतिक चुनौतियों के बारे में या क्लाइमेटिक चुनौतियों के बारे में, ऐसे जो पॉइंट्स रखे गए हैं उन पॉइंटों को 15 साल के नियोजन के बाद उसका मूल्यांकन किया जाएगा। लक्ष्य रखा जाएगा कि जिस भी रणनीति को, जिस भी चुनौती को आधार बना करके योजनाओं का निष्पादन किया गया है, कमोवेश वह 15 वर्षों में उस रणनीति के ऊपर जो आवश्यकताएं हैं उस आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ कार्य रूपरेखा पूर्ण हो जाए और उस चुनौती को न्यूनतम 3 साल में और अधिकतम 15 वर्षों में उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जा सके या उसको सहायक रूप में अडॉप्ट किया जा सके। ये पूरा स्वरूप है जिसे हम कह सकते हैं कि ये इस प्लेटफॉर्म पर, इस रूपरेखा से, इस नियोजन की रणनीति से, इस प्रारूप से हमारा नीति आयोग कार्य करता है, जो हमारे योजना आयोग से अलग है। अभी तक योजना आयोग में एक रणनीति बनाई जाती थी, उसका कोई मूल्यांकन नहीं था, उसका उस तरीके से इवैल्यूएशन नहीं था, उसमें कोई आप कह सकते हैं मैनेजमेंट या कोई एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर नहीं था। यहाँ पर एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के रूप में ये कार्य करता है, समय समय पर मूल्यांकन करना, शॉर्ट टर्म से इवैल्यूएशन करना, लॉन्ग टर्म्स की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना। 5 वर्षीय योजनाओं में प्रॉब्लम्स यही आ रही थी कि 5 साल की योजनाएं कुछ वर्ष तो चलती, लेकिन कुछ वर्ष के बाद जो है उस योजनाओं का मूल्यांकन में चला जाता। कमोबेश एक अर्थशास्त्रियों का अध्ययन है कि 5 साल में केवल कार्य 2 से ढाई सालों में होते थे, बाकी वर्षों में कार्य नहीं होते थे, बाकी वर्षों में मूल्यांकन में या एडॉप्टेशन में चला जाता था। अब यहाँ क्या है, यहाँ पर रणनीति 15 वर्ष के लिए बनाई गई है, तो किसी भी योजना को अगर हम इवैल्यूएट करने के बारे में चर्चा करें, किसी भी योजना को अगर हम संचालित करने के बारे में चर्चा करें, तो हमें एक लंबा स्वरूप प्रदान होगा, हमें एक लंबी अवधि प्राप्त हो रही है जो 15 वर्षीय अवधि है। और उस 15 वर्षीय अवधि में किसी भी योजना को पूरा करना सहज हो पाएगा, राज्य के लक्ष्यों को पूरा करना सहज हो पाएगा, केंद्र के उद्देश्यों को पूरा करना सहज हो पाएगा। जिस विचारधारा पर रणनीति बनाई गई है उस विचारधारा को पर्याप्त समय मिलेगा, जिससे देश के विकास की जो रणनीति है उसका आकलन किया जा सकेगा। किसी भी रणनीति को अल्पकाल के लिए यूज़ करके हटाने की प्रक्रिया नहीं रहेगी। इसमें लंबे अवधि तक के लिए उसके साथ एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा, उसके साथ एक थ्योरेटिकल वर्क होगा, उसके साथ एक प्रैक्टिकल एडॉप्टेशन होगा। तो ये तमाम चीज़ें उसको जुड़ करके योजनाओं को सफलीभूत बनाने के लिए, रणनीति को सफल बनाने के लिए, योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए पर्याप्त समय की उपलब्धता प्राप्त हो पाएगी। यह योजना आयोग से अलग स्वरूप था, यह नीति आयोग की विशेषता है जो विश्व के और देशों के स्थान पर, विश्व के और देशों के पैरेलल भारतीय इकोनॉमी को अडॉप्ट करने में सहायता प्रदान कर रही है। इसीलिए इसको कहा जाता है ये थिंक टैंक है। बार बार आप देख रहे हो, बार बार थिंकिंग किया जा रहा है। 3 ईयर्स, 7 ईयर्स, 15 ईयर्स लक्ष्यों को ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये ऑब्जर्वेशन ही इसकी स्वरूप का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, इसका प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, या जो इसको योजना आयोग से अलग बनाता है। ये इसके कार्य प्रणाली के बारे में था। स्टूडेंट्स, अब हम चर्चा कर रहे हैं नीति आयोग के उद्देश्य के बारे में। जैसे योजना आयोग का उद्देश्य था, उसी प्रकार से नीति आयोग के भी उद्देश्यों को यहाँ हमने 8 भागों में ही विभाजित किया है। पहला है कि नीति आयोग यह मानता है कि बिना राज्य के और केंद्र के गुड रिलेशंस के, बेहतर रिलेशंस के देश का विकास नहीं हो सकता है। जो देश का संघीय स्वरूप है, जो देश का संघीय स्ट्रक्चर है, उसकी विचारधारा को और अच्छी तरीके से यूज नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए पहला एक कार्य रखा गया है, पहला उद्देश्य रखा गया है नीति आयोग के उद्देश्य का कि मजबूत राज्य के निर्माण के लिए, मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए राज्यों के सहयोग को बढ़ावा दिया जाए और इसके साथ ही साथ निरंतर दोनों के बीच में चर्चाएं होती रहें, दोनों के बीच में सामंजस्य बना रहे। तो ये इसका पहला कार्य है।
दूसरा नीति आयोग का मानना है कि ग्रामीण स्तर पर जब तक योजनाओं का संचालन सही तरीके से नहीं किया जाएगा, तब तक राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के किसी भी योजना का उत्कृष्ट यूज नहीं किया जा सकेगा। इसी नाते नीति आयोग जो है ग्रामीण स्तर की सूचनाओं को, ग्रामीण स्तर की योजनाओं को संकलित करने के लिए राज्य की इकाई को, और फिर राज्य की इकाई से जिला की इकाई को, जिला इकाई से फिर ग्रामीण इकाई के योजनाओं के तंत्र को डेवलप करने का कार्य करता है। तीसरा उद्देश्य है योजना आयोग का राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में आर्थिक रणनीति और नीतियों को शामिल करना, जिसमें सुरक्षा भी जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा भी जुड़ा हुआ है और आर्थिक विकास के लिए भी संबंध जुड़े हुए हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में हम केवल आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देश के विकास के बारे में चर्चा नहीं कर सकते हैं। अभी आपने चाइना के साथ युद्ध देखा है, चाइना के साथ कंडीशंस देखा है, तो चाइना के साथ ठीक है, हमारे आर्थिक संबंध बहुत मजबूत हैं। चाइना हमारे यहाँ बहुत निवेश करता है, लेकिन इस निवेश के पीछे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना अगर हतोत्साहित हो रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना को अगर आघात पहुँच रहा है, तो थिंक टैंक हमारा नीति आयोग ऐसी विचारधारा को अडॉप्ट करने के लिए मनाही करता है, इसके लिए रणनीति बनाने का कार्य करता है, इसके लिए भी योजना बनाने का कार्य करता है कि इसको किस तरीके से हम अपने राष्ट्र के हित में लेकर के आएंगे। ये हमारे नीति आयोग का छात्रों तीसरा उद्देश्य है। अगला है समाज के उन वर्गों का विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति में पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, तो इनके लिए भी योजना आयोग कार्य करता है। जो पिछड़े वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग में अभी तक SC ST माइनॉरिटी OBC को सम्मिलित किया गया था, लेकिन नीति आयोग ने SC ST माइनॉरिटी OBC में क्रीमी लेयर को हटा करके बाकी लोगों को सम्मिलित किया हुआ है। और इसके अलावा जो हमारे सवर्ण कास्ट के हैं, सवर्ण के व्यक्ति हैं, इनमें भी जो पिछड़े वर्ग हैं, इकोनॉमिकली पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनको भी इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। इनके लिए भी रणनीति बनाने का कार्य नीति आयोग के द्वारा किया गया है। इसके अलावा छात्रों अगला उद्देश्य इसका है प्रमुख हितधारकों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक जैसे शैक्षिक संस्थाएं हैं, नीति अनुसंधान संस्थाएं हैं, इनके बीच में भी जो कॉपरेशंस है उनको प्रोत्साहित करना। कोई भी व्यक्ति भारत का हो, किसी दूसरे देशों में निवास करता हो, उससे भी अगर वह भारतवर्ष में निवेश के बारे में अपने सुझाव दे सकता है, तो उस सुझाव को भी आमंत्रित करना और ऐसे सहायकों को, ऐसे भागीदारों को प्रेरित करना और इनसे सूचनाओं का संकलन करना, यह भी हमारे नीति आयोग के उद्देश्यों में शामिल है। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों तथा अन्य भागीदारियों के सहयोग से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता की सहायक प्रणाली का डेवलपमेंट करना, यह भी नीति आयोग का कार्य है। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ हों, चाहे वो राष्ट्रीय विशेषज्ञ हों, चाहे चिकित्सक भारतीय हों, चाहे विदेशी हों, कोई भी इकाइयाँ हों, जो भी भारतवर्ष के विकास के लिए अपना सहयोग देना चाहता है, चाहे वो औद्योगिक विकास हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे वो नॉलेजेबल डेवलपमेंट हो, किसी भी प्रकार का जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया आती है, सुझाव आते हैं, उस सुझाव को सम्मिलित करना और उसे रणनीति में सम्मिलित कर करके विकास की योजनाओं को संचालन करना, यह भी हमारे नीति आयोग के उद्देश्यों में शामिल है। इसके अलावा विकास एजेंडा के कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच प्रदान करना। अभी तक होता क्या था योजना आयोग में, लगातार इसके बारे में चर्चाएं होती रही हैं योजना आयोग की आलोचनाओं के बारे में, कि भारतवर्ष में जो अंतर क्षेत्रीय इकाइयां हैं, लाल फीताशाही जिसको आप रेड टेपिज्म कहते हैं, अफसरशाही आप कह सकते हैं, इनके जाल में हमारी योजनाएं दब कर रह जाती थी। योजनाओं का संचालन तो ऑन पेपर होता था, लेकिन क्रियान्वयन नहीं हो पाता था। तो इस क्रियान्वयन को इफेक्टिवली लागू करने के लिए एक ऐसा मंच जहां पर योजनाएं तेजी से कार्य कर सके, उसके लिए एक स्वरूप प्रदान करना, उसके लिए एक स्ट्रक्चर प्रदान करना भी नीति आयोग के उद्देश्यों में शामिल है। इसके अलावा राज्य के कला संसाधन केंद्रों के रूप में स्थापित करना और राज्य का शोध का केंद्र बनाने एवं सतत और न्याय संगत विकास के लिए सर्वोत्तम तरीके अपनाने तथा विभिन्न हितधारकों तक उनकी उपयोगिता को पहुंचाना, ये भी हमारे नीति आयोग का कार्य है। अभी तक राज्य को आइडेंटिफिकेशंस नहीं मिल रहा था। अब इस योजना में, इस नीति आयोग के उद्देश्यों में राज्य के कला केंद्र, राज्य के विकास के केंद्र, राज्य के इनोवेटिव आइडियाज को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। राज्य अपने विकास को जिस रूप में इस्टेब्लिश करना चाहता है, उस समस्त विकास के स्वरूपों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है, इसमें एक्सेप्ट किया गया है। ये हमारे नीति आयोग के उद्देश्य हैं, जो हमारे योजना आयोग से अलग हैं। जो योजना आयोग के योजनाओं को जो इफेक्टिवली संचालन नहीं किया जा पा रहा था, उसको संचालन करने के लिए इन उद्देश्यों को सम्मिलित किया गया है। आपको देख करके भी लग रहा होगा कि एक सिस्टमेटिक, एक ऑर्गेनाइजिंग पैटर्न है, जिसमें राज्य, केंद्र, छोटी इकाइयाँ, क्षेत्रीय इकाइयाँ, समस्त इकाइयों को सम्मिलित किया गया है। तो यह स्वरूप जो है योजना आयोग से नीति आयोग को ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। इसी के कारण
प्रधानमंत्री जी ने योजना आयोग को एबॉलिश किया था, के स्थान पर नीति आयोग को एस्टैब्लिश करने के बारे में चर्चाएं की थी। स्टूडेंट्स, अब हम चर्चा कर रहे हैं नीति आयोग एवं योजना आयोग के अंतर के बारे में। नीति आयोग में क्या कंडीशन थी और योजना आयोग में क्या कंडीशन थी, क्या दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला अंतर यह है कि नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है, जबकि योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता था। उसे थिंक टैंक का दर्जा नहीं प्राप्त था, वो संवैधानिक निकाय इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो था तो गैर संवैधानिक निकाय, लेकिन वह जो योजनाओं को बनाता था उस योजनाओं को ही कमोबेश सरकार संवैधानिक रूप में स्वीकार करती थी, संवैधानिक प्रक्रिया के रूप में संसद में प्रस्तुत करके स्वीकार कराती थी। तो वो एक संवैधानिक संरचना के रूप में जाना जाता था, जबकि यहाँ पर नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है। दूसरा प्रमुख अंतर है छात्रों, योजना आयोग में पूर्णकालीन 8 सदस्यों की संख्या थी, जिन्हें ना तो बढ़ाया जा सकता था और ना घटाया जा सकता था, जबकि योजना आयोग में पूर्णकालीन सदस्यों की संख्या आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। इसके अलावा योजना आयोग छात्रों, पूर्ण योजना आयोग में अंशकालीन सदस्यों के बारे में कोई प्रोविजन नहीं था। अंशकालीन सदस्यों की किसी भी प्रकार की नियुक्ति नहीं की जा सकती थी, जबकि नीति आयोग में कई अंशकालीन सदस्य रखे जा सकते हैं, जिससे समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर इन्हें बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। इसमें अंशकालीन सदस्यों का भी प्रोविज़न है, जो हमारे योजना आयोग में नहीं था। इसके अलावा योजना आयोग में सदस्य या सचिव जो हैं वह समिति समान प्रक्रिया के तहत चयन किए जाते थे और उन्हें सदस्य के रूप में ही सम्मिलित किया गया था, जबकि नीति आयोग में जो सदस्य सचिव है उसे सीईओ के रूप में जाना जाता है और इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। इनकी प्रक्रियाएं प्रधानमंत्री के विशेषाधिकार पर डिपेंड करती हैं। योजना आयोग की एक और विशेषता थी, यह समिति विशेषज्ञ पर निर्भर करता था, जबकि यहाँ पर यह सदस्यों की व्यापक विशेषज्ञता पर डिपेंड करता है। यहाँ पर एक सीमित सदस्य होते थे जिनके द्वारा डिसीजन लिया जाता था, वही सदस्य जो है निर्णय लेते थे आर्थिक विकास के लिए। वो 7-8 सदस्यों का एक पैनल होता था, जबकि यहाँ क्या है, सदस्यों की संख्या इतनी व्यापक है कि उनकी विद्वत्ता भी पर्याप्त है और उनकी विद्वत्ता के आधार पर इसमें योजनाओं का संकलन भी एक बृहद स्तर पर किया जा सकता है। इसके अलावा योजना आयोग में राज्यों की भूमिका राष्ट्रीय विकास परिषद और इसके अलावा योजना आयोग में बैठकों के दौरान वार्षिक बातचीत तक ही सीमित थी। ये सिर्फ वार्षिक बातचीत में एक हिस्सादारी करते थे और जो राज्य योजनाएं देता था उस योजनाओं को सिर्फ स्वीकार करने तक इनकी उपयोगिता सीमित थी। जबकि नीति आयोग में देखा जाए तो राज्य सरकारों से योजना आयोग में जैसी भूमिका थी उससे अलग भूमिका इसमें रखी गई है। ये यहाँ पर नीति के निर्धारण में, योजना के बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है वो पहले की तुलना में ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा प्रभावपूर्ण है। इसके अलावा वार्षिक योजनाओं के योजना आयोग में वार्षिक योजनाओं की बैठक में राज्यों की भागीदारी बहुत कम रहती थी। उनके नामी सदस्य कभी मुख्यमंत्री पहुंचते थे, कभी नामी सदस्य पहुंचते थे। कई बार राज्य नहीं प्रतिनिधित्व करता था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनकी इकाइयों के बारे में कोई बहुत विशेष परिवर्तन नहीं होने वाला है। जो डिसीजन लिया जाएगा उसको उनको एज इट इज मानना पड़ेगा। तो इस नाते बहुत बार योजना आयोग की बैठकों में राज्य के सदस्य जो है वो सम्मिलित नहीं हुआ करते थे। जबकि नीति आयोग के बारे में कहा जाए तो ये एक सरकारी संघवाद की भावना पर कार्य कर रहा है और इसमें राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। हर मीटिंग्स में 6 महीने पर मीटिंग होती है, हर राज्यों की नीति आयोग की मीटिंग होती है, उसमें हर राज्य के प्रतिनिधित्व को रहना अति आवश्यक है। सदस्य के बारे में मैंने चर्चा आपसे किया था कि राज्य के मुख्यमंत्री उसमें प्रतिभाग करेंगे ही करेंगे, जो केंद्र शासित राज्य उनके उप राज्यपाल प्रतिभाग करेंगे ही करेंगे। तो ये एक इसके अंतर्गत जो अमूलचूल परिवर्तन है वो रखा गया। जब वो प्रतिभाग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप कह सकते हैं कि योजनाओं का विस्तृत विश्लेषण होगा, विस्तृत चर्चाएं होंगी और उसको अडॉप्ट करने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा सचिव को समान प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया गया है और इसमें जो है प्रधानमंत्री सीईओ की नियुक्ति करता है या प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त जो सचिव हैं वो सीईओ के रूप में जाने जाते हैं और उन्हीं के द्वारा स्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है। इसके अलावा प्लानिंग कमीशन छात्रों टॉप टू बॉटम अप्रोच पर कार्य करता था, जबकि नीति आयोग जो है बॉटम टू टॉप अप्रोच पर कार्य करता है, बॉटम टू अप अप्रोच पर कार्य करता है। वहाँ पर जो ऊपर से योजनाएं बनाई जाती थी उसको नीचे की योजनाओं में मानना पड़ता था, नीचे की इकाइयों को मानना पड़ता था। जबकि यहाँ पर रूट्स जो है हमारे प्लान्स जो है हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो बॉटम लेवल से इंट्रोड्यूस किया जाता है और उससे जुड़ा हुआ नीतिगत फैसला लिया जाता है और इससे बाद में धीरे धीरे आगे ऊपर की इकाइयों में लागू किया जाता है। इसके अलावा
प्लानिंग कमीशन में छात्रों यह राज्यों के लिए नीति बनाता था और स्वीकृत परियोजना के लिए धन आवंटित करने का कार्य करता था। राज्य के लिए योजना बनाना और जो राज्यों को धन का आवंटन करने का अधिकार था वो योजना आयोग में था, जबकि नीति आयोग में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। नीति आयोग एक थिंक टैंक है, ये वित्त का आवंटन नहीं करता है, वित्त के आवंटन का अधिकार इसके पास नहीं दिया गया है। योजना आयोग में छात्रों इसके मंत्रालय और राज्य सरकारों के को धन आवंटन करने की शक्तियाँ इनके पास थी। विभिन्न मंत्रालयों को और राज्यों को कितना धन एलोकेट किया जाएगा इसका अधिकार इनके पास था। जबकि हम अगर नीति आयोग के बारे में चर्चा करते हैं तो नीति आयोग को इससे अलग रखा गया है। इसके लिए वित्त मंत्री ही निहित है, ये सारा पावर जो है वर्तमान स्ट्रक्चर में वित्त मंत्री के पास ही सीमित है। वही राज्यों को क्या धन एलोकेट किया जाएगा, कितना किन राज्यों को धन आवंटित किया जाएगा, वो योजना के माध्यम से उनके पास विशेषाधिकार उपलब्ध है। तो ये हमने अभी देखा, ये राज्य की योजना आयोग की और नीति आयोग के बीच में अंतर के बारे में हमने चर्चा की। योजना आयोग एक पूर्णतः कहते हाइब्रिड स्ट्रक्चर में कार्य करता था। ना तो वो थिंकिंग का बहुत अच्छा प्रोसीजर अडॉप्ट कर पाता था और ना ही वो नियोजन का बहुत अच्छा प्रोसीजर अडॉप्ट कर पाता था। जबकि नीति आयोग जो हमारा है वो प्योरली थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है। एक पूर्णतः एक कह सकते हैं ना कार्य निष्पादन करने वाली इकाई ही उसी की विशिष्टता है। वह किसी और चीज़ों के अधिकार के बारे में नहीं चर्चा करता है। उसका अधिकार क्षेत्र सिर्फ योजनाओं को बनाना, नीतियों को बनाना और नीतियों के बनाने के आधार पर ही राज्य के केंद्र की सहभागिता को सुनिश्चित करना। इट इज़ बेटर इक्विप्ड, ये कह सकते हैं ये बेटर इक्विप्ड है हमारे देश के निवेश के लिए, हमारे देश के स्ट्रक्चर्स के लिए, देश की योजनाओं के संचालन के लिए, देश की रणनीति के निर्धारण के लिए। ये डिफरेंस जो है नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बीच में है, जिसकी चर्चा हमने आपसे की। स्टूडेंट्स, अब हम चर्चा कर रहे हैं नीति आयोग एवं योजना आयोग के अंतर के बारे में। नीति आयोग में क्या कंडीशन थी और योजना आयोग में क्या कंडीशन थी, क्या दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला अंतर यह है कि नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है, जबकि योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता था। उसे थिंक टैंक का दर्जा नहीं प्राप्त था, वो संवैधानिक निकाय इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो था तो गैर संवैधानिक निकाय, लेकिन वह जो योजनाओं को बनाता था उस योजनाओं को ही कमोबेश सरकार संवैधानिक रूप में स्वीकार करती थी, संवैधानिक प्रक्रिया के रूप में संसद में प्रस्तुत करके स्वीकार कराती थी। तो वो एक संवैधानिक संरचना के रूप में जाना जाता था, जबकि यहाँ पर नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है। दूसरा प्रमुख अंतर है छात्रों, योजना आयोग में पूर्णकालीन 8 सदस्यों की संख्या थी, जिन्हें ना तो बढ़ाया जा सकता था और ना घटाया जा सकता था। जबकि योजना आयोग में पूर्णकालीन सदस्यों की संख्या आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। इसके अलावा योजना आयोग छात्रों, पूर्ण योजना आयोग में अंशकालीन सदस्यों के बारे में कोई प्रोविजन नहीं था। अंशकालीन सदस्यों की किसी भी प्रकार की नियुक्ति नहीं की जा सकती थी, जबकि नीति आयोग में कई अंशकालीन सदस्य रखे जा सकते हैं, जिससे समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर इन्हें बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। इसमें अंशकालीन सदस्यों का भी प्रोविज़न है, जो हमारे योजना आयोग में नहीं था। इसके अलावा योजना आयोग में सदस्य या सचिव जो हैं वह समिति समान प्रक्रिया के तहत चयन किए जाते थे और उन्हें सदस्य के रूप में ही सम्मिलित किया गया था। जबकि नीति आयोग में जो सदस्य सचिव है उसे सीईओ के रूप में जाना जाता है और इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। इनकी प्रक्रियाएं प्रधानमंत्री के विशेषाधिकार पर डिपेंड करती हैं। योजना आयोग की एक और विशेषता थी, यह समिति विशेषज्ञ पर निर्भर करता था, जबकि यहाँ पर यह सदस्यों की व्यापक विशेषज्ञता पर डिपेंड करता है। यहाँ पर एक सीमित सदस्य होते थे जिनके द्वारा डिसीजन लिया जाता था, वही सदस्य जो है निर्णय लेते थे आर्थिक विकास के लिए। वो 7-8 सदस्यों का एक पैनल होता था। जबकि यहाँ क्या है, सदस्यों की संख्या इतनी व्यापक है कि उनकी विद्वत्ता भी पर्याप्त है और उनकी विद्वत्ता के आधार पर इसमें योजनाओं का संकलन भी एक बृहद स्तर पर किया जा सकता है। इसके अलावा योजना आयोग में राज्यों की भूमिका राष्ट्रीय विकास परिषद और इसके अलावा योजना आयोग में बैठकों के दौरान वार्षिक बातचीत तक ही सीमित थी। ये सिर्फ वार्षिक बातचीत में एक हिस्सादारी करते थे और जो राज्य योजनाएं देता था उस योजनाओं को सिर्फ स्वीकार करने तक ही इनकी उपयोगिता सीमित थी। जबकि नीति आयोग में देखा जाए तो राज्य सरकारों से योजना आयोग में जैसी भूमिका थी उससे अलग भूमिका इसमें रखी गई है। ये यहाँ पर नीति के निर्धारण में, योजना के बनाने में
एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इनका इनका जो स्ट्रक्चर है वो पहले की तुलना में ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा प्रभावपूर्ण है। इसके अलावा वार्षिक योजनाओं के योजना आयोग में वार्षिक योजनाओं की बैठक में राज्यों की भागीदारी बहुत कम रहती थी। उनके नामी सदस्य कभी मुख्यमंत्री पहुँचते थे, कभी नामी सदस्य पहुँचते थे। कई बार राज्य नहीं प्रतिनिधित्व करता था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनकी इकाइयों के बारे में कोई बहुत विशेष परिवर्तन नहीं होने वाला है। जो डिसीजन लिया जाएगा उसको उनको एज इट इज़ मानना पड़ेगा। तो इस नाते बहुत बार योजना आयोग की बैठकों में सदस्य राज्य के सदस्य जो है वो सम्मिलित नहीं हुआ करते थे। जबकि नीति आयोग के बारे में कहा जाए तो ये एक सरकारी संघवाद की भावना पर कार्य कर रहा है और इसमें राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। हर मीटिंग्स में 6 महीने पर मीटिंग होती है, हर राज्यों की नीति आयोग की मीटिंग होती है, उसमें हर राज्य के प्रतिनिधित्व को रहना अति आवश्यक है। सदस्य के बारे में मैंने चर्चा आपसे किया था कि राज्य के मुख्यमंत्री उसमें प्रतिभाग करेंगे ही करेंगे, जो केंद्र शासित राज्य उनके उप राज्यपाल प्रतिभाग करेंगे ही करेंगे। तो ये एक इसके अंतर्गत जो अमूलचूल परिवर्तन है वो रखा गया। जब वो प्रतिभाग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप कह सकते हैं कि योजनाओं का विस्तृत विश्लेषण होगा, विस्तृत चर्चाएं होंगी और उसको अडॉप्ट करने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा सचिव को समान प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया गया है और इसमें जो है प्रधानमंत्री सीईओ की नियुक्ति करता है या प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त जो सचिव हैं वो सीईओ के रूप में जाने जाते हैं और उन्हीं के द्वारा स्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है। इसके अलावा प्लानिंग कमीशन छात्रों टॉप टू बॉटम अप्रोच पर कार्य करता था, जबकि नीति आयोग जो है बॉटम टू टॉप अप्रोच पर कार्य करता है, बॉटम टू अप अप्रोच पर कार्य करता है। वहाँ पर जो ऊपर से योजनाएं बनाई जाती थी उसको नीचे की योजनाओं में मानना पड़ता था, नीचे की इकाइयों को मानना पड़ता था। जबकि यहाँ पर रूट्स जो है हमारे प्लान्स जो है हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो बॉटम लेवल से इंट्रोड्यूस किया जाता है और उससे जुड़ा हुआ नीतिगत फैसला लिया जाता है और इससे बाद में धीरे धीरे आगे ऊपर की इकाइयों में लागू किया जाता है। इसके अलावा प्लानिंग कमीशन में छात्रों यह राज्यों के लिए नीति बनाता था और स्वीकृत परियोजना के लिए धन आवंटित करने का कार्य करता था। राज्य के लिए योजना बनाना और जो राज्यों को धन का आवंटन करने का अधिकार था वो योजना आयोग में था, जबकि नीति आयोग में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। नीति आयोग एक थिंक टैंक है, ये वित्त का आवंटन नहीं करता है, वित्त के आवंटन का अधिकार इसके पास नहीं दिया गया है। योजना आयोग में छात्रों इसके मंत्रालय और राज्य सरकारों के को धन आवंटन करने की शक्तियाँ इनके पास थी। विभिन्न मंत्रालयों को और राज्यों को कितना धन एलोकेट किया जाएगा इसका अधिकार इनके पास था। जबकि हम अगर नीति आयोग के बारे में चर्चा करते हैं तो नीति आयोग को इससे अलग रखा गया है। इसके लिए वित्त मंत्री ही निहित है, ये सारा पावर जो है वर्तमान स्ट्रक्चर में वित्त मंत्री के पास ही सीमित है। वही राज्यों को क्या धन एलोकेट किया जाएगा, कितना किन राज्यों को धन आवंटित किया जाएगा, वो योजना के माध्यम से उनके पास विशेषाधिकार उपलब्ध है। तो ये हमने अभी देखा, ये राज्य की योजना आयोग की और नीति आयोग के बीच में अंतर के बारे में हमने चर्चा की। योजना आयोग एक पूर्णतः कहते हाइब्रिड स्ट्रक्चर में कार्य करता था। ना तो वो थिंकिंग का बहुत अच्छा प्रोसीजर अडॉप्ट कर पाता था और ना ही वो नियोजन का बहुत अच्छा प्रोसीजर अडॉप्ट कर पाता था। जबकि नीति आयोग जो हमारा है वो प्योरली थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है। एक पूर्णतः एक कह सकते हैं ना कार्य निष्पादन करने वाली इकाई ही उसकी विशेषता है। वो किसी और चीज़ों के अधिकार के बारे में नहीं चर्चा करता है। उसका अधिकार क्षेत्र सिर्फ योजनाओं को बनाना, नीतियों को बनाना और नीतियों के बनाने के आधार पर ही राज्य के केंद्र की सहभागिता को सुनिश्चित करना। इट इज़ बेटर इक्विप्ड, ये कह सकते हैं ये बेटर इक्विप्ड है हमारे देश के निवेश के लिए, हमारे देश के स्ट्रक्चर्स के लिए, देश की योजनाओं के संचालन के लिए, देश की रणनीति के निर्धारण के लिए। ये डिफरेंस जो है नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बीच में है, जिसकी चर्चा हमने आपसे की।